नमस्कार, आईबीसी 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। कबीर दास जी आप सभी जानते होंगे, जिन्होंने अपने दोहों से देश ही नहीं उस काल में पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया। कबीर जिसे सर्वधर्म संभाव का प्रतीक माना जाता है, लेकिन उनके नाम से समाज में नई राह दिखाने के नाम पर एक बाबा ने अनैतिक कामों का पूरा तंबू तान रखा था। इस अवैध आश्रम में कई अवैध गतिविधियां संचालित होती थीं और आरोप तो यहां तक है कि बाबा के इस आश्रम में मानसिक विक्षिप्त महिलाओं के साथ दुष्कर्म की भी आशंका है। क्या है पूरा मामला, यह रिपोर्ट दिखाते हैं जरा आपको। देवास के आश्रम में अस्मत से खिलवाड़, विक्षिप्त महिला के गर्भवती होने से महापाप का खुलासा। इन महिलाओं की जिंदगी ऐसी है कि इन्हें ना अच्छा पता है ना बुरा, न ये पुण्य जानती है न पाप, न इन्हें दुख होता है न खुशी। ऐसी विक्षिप्त महिलाओं की जिंदगी में पाप के ऐसे टांके लगे हैं कि सुनने देखने वाला दर्द से सिहर उठा है। देवास के आश्रम में दरिंदगी का ये खेल कब से चल रहा था किसी को नहीं मालूम, लेकिन जब पाप का घड़ा भरकर छलका तो हर कोई धिक्कार उठा। ये खुलासा उस वक्त हुआ जब जामगोद इलाके में स्थित कबीर आश्रम में मानसिक रूप से कमजोर महिला ने बच्चे को जन्म दिया। मामला सामने आने के बाद प्रशासन इस पूरे मामले की जांच में जुट गया। पहले तो हमने, चूंकि इनकी सुरक्षा हो सके इन दिव्यांग युवतियों की, तो इनको वन स्टॉप सेंटर जो हमारा है वहाँ पे रेस्क्यू करके रखा गया है और उनकी लगातार काउंसलिंग जारी है। जितनी भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है वो की जाएगी। ऑलरेडी पुलिस ने इसमें कार्रवाई प्रारंभ कर दी। फिलहाल नवजात, पीड़ित महिला और आश्रम के लोगों का डीएनए टेस्ट कराया जा रहा है। डीएनए रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई प्रशासन करेगा। दरअसल बीते 6 नवंबर को मानसिक रूप से कमजोर और मुकबधिर गर्भवती महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन ये अपने परिवार के बारे में कोई जानकारी नहीं दे पा रही थी। उसके बाद महिला की काउंसलिंग की गई। इस दौरान उससे आश्रम के बारे में जानकारी मिली। फिर प्रशासन ने आश्रम पर दबिश देकर दूसरी युवतियों को मुक्त कराया। आईबीसी 24 की टीम जब आश्रम पहुंची तो आश्रम के एक सेवादार से पता चला कि बाबा आश्रम छोड़कर कहीं जा चुके हैं। तो हमने फिर 2 दिन पहले पुलिस विभाग, राजस्व और महिला बाल विकास की संयुक्त कार्रवाई करके और वहाँ से रेस्क्यू करके हमने वहाँ से 6 महिलाओं को दिन बरामद किया अलग अलग जगह से। सीएसपी साहब वगैरह आए थे। क्यों? और वो महिलाएं जो आप लोग यहाँ पे जो जुड़ी थी उनको ले गए? काज करते ना, कोई गोबर उठाते, कोई कंडे उठाते, क्या बनाते, ये करते रहते। तो उनको क्यों लेकर के आए थे यहाँ पे? कौन आ गया था? नहीं, ये हम नहीं जान सकते, ये नहीं बता पाएंगे। प्रशासन क्या कर रही है हमारी? तो प्रशासन लेके गया क्या उनको? नहीं, ये नहीं, मैं नहीं बता पाऊंगा ना। कबीर बाबा के आश्रम में विलुप्त प्रजाति का कछुआ और हिरण के सींग सहित कई आपत्तिजनक सामग्री मिली है, जिनकी जांच के लिए वन विभाग को भेजा जाएगा। बताया जा रहा है कि आश्रम में तांत्रिक क्रियाएं भी होती थी। आईबीसी 24 पर खबर दिखाए जाने के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा आईबीसी 24 की ट्वीट को उन्होंने रीट्वीट किया। तो राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष शोभा ओझा ने ट्वीट करते हुए राज्य सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की। मामले का खुलासा होने के बाद अब सियासत भी शुरू हो गई है। जहाँ जहाँ भी कहीं गलत अनैतिक काम होंगे, भ्रष्टाचार होगा, गलत काम होगा, वहाँ अवैध काम होगा, उनके खिलाफ मुख्यमंत्री जी ने सख्त निर्देश दिए हैं। हमारी सरकार पूरी तरह से उनका सफाया करेगी। महिला सुप्रिंटेंडेंट होना चाहिए था और दूसरे जितने भी अधिकारी हैं महिलाएं होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ पुरुष काम कर रहे थे और सरकार फिर भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। महिला बाल विकास पता नहीं क्या काम कर रहा था, सामाजिक कल्याण विभाग क्या काम कर रहा था, किसी को कुछ पता नहीं। इसकी जांच होनी चाहिए। फिलहाल तो देवास के कबीरपंथी आश्रम में विक्षिप्त महिला द्वारा बच्चे को जन्म देने के बाद बवाल तो बढ़ा, पर प्रशासन ने कार्रवाई का डंडा चला दिया। लेकिन बड़ा सवाल ये कि ऐसे गैर रजिस्टर और रजिस्टर संस्थान खास तौर पर दिव्यांग और मानसिक तौर पर विक्षिप्त महिलाओं को आश्रय देने के नाम पर समाज की आर्थिक मदद पर चलते हैं, उन पर सतत और कड़ी निगरानी क्यों नहीं रखी जाती? क्योंकि इससे पहले भी इस आश्रम पर गोवध समेत कई अनैतिक कामों के संगीन आरोप लग चुके हैं। देवास से दीपक यादव और मोहनीश वर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आईबीसी 24। तो बाबा के आश्रम की इस पूरी काली कथा से आप वहां के
आश्रम के लोगों की और उन पीड़ित महिलाओं की व्यथा भी समझ गए होंगे। ज़रा इस पर मैं रिएक्शन भी लूँगा, पॉलिटिकल बात भी होगी और हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज चतुर्वेदी जी बीजेपी नेता हैं और प्रखर वक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी स्वागत है आपका। देवाशीष जरारिया साहब कांग्रेस प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ हैं। देवाशीष जी आपका भी स्वागत है। और साथ ही साथ दीपक जो कि ग्राउंड रिपोर्ट आज उन्होंने हमें दिखाई, और साथ ही साथ हमारे जो स्थानीय संवाददाता हैं मोहनीश वर्मा, वो भी हमारे साथ लगभग जुड़े रहे, हर खबर पर अपडेट देते रहे। दीपक, मैं किसी भी पॉलिटिकल एंगल पे जाने से पहले आप ही से मैं बातचीत कर रहा हूँ। अब तक क्या कार्रवाई हो चुकी है और इस अनैतिक काम के मामले में कितनी गिरफ्तारी हुई है, और कलेक्टर साहब ने अब क्या आश्वासन दिया है, क्योंकि वो 6 महिलाएं जो कि उस आश्रम से बाहर लाई गई हैं, उनकी वन स्टॉप सेंटर में काउंसलिंग चल रही है, कुछ अपडेट दिया उन्होंने? देखिए विजय, अगर अब तक के हम अपडेट की बात करें तो प्रशासन की तरफ से जो बाबा के आश्रम थे, दोनों आश्रमों को तोड़ दिया गया है। इसके अलावा बाबा समेत 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल इंतज़ार किया जा रहा है कि जो डीएनए रिपोर्ट आएगी उसके बाद धारा 376 के तहत किसके ऊपर मामला दर्ज होता है, लेकिन बाबा को सह आरोपी जरूर बनाया जाएगा। इसके अलावा जो विक्षिप्त महिलाएं उनकी काउंसलिंग कराई गई थी, उस काउंसलिंग के बाद उनके धारा 164 के तहत उनके बयान दर्ज करा दिए गए हैं। तो फिलहाल अब तक की हम अपडेट की बात करें तो कार्रवाई लगातार जारी है, और इसके अलावा जो अन्य लोग इसमें संलिप्त पाए जाएंगे या जिनका संरक्षण प्राप्त था बाबा को, उनके खिलाफ भी आने वाले दिनों में कार्रवाई हो सकती है। लेकिन फिलहाल की हम बात करें तो आज बाबा के आश्रम को जब तोड़ा गया उसके पहले कई ऐसी चीज़ें भी मिली हैं जो कि वहाँ पर नहीं होनी चाहिए थे। इसमें खास तौर पर हम बात करें तो विलुप्त प्रजाति के कछुए, खास तौर पर ऐसा माना जा रहा है कि शायद तांत्रिक क्रियाओं के लिए इनका इस्तेमाल किया जा रहा होगा, हिरण के सींग मिले। इसके अलावा कुछ आपत्तिजनक दवाइयाँ भी मिली है जिनका इस्तेमाल अनैतिक कार्यों के लिए संभवतः किया गया होगा। तो ये सब चीज़ें मिली हैं जो बताती हैं और इस बात का पुख्ता करती हैं कि कहीं ना कहीं बाबा के इन आश्रमों में कई ऐसे कार्य किए जा रहे थे जिसकी भनक प्रशासन को आज तक नहीं लग पाई थी, और पिछले 10 सालों से बाबा का ये आश्रम संचालित हो रहा था। बाबा का एक आश्रम था जिसको कि शुरुआत में बाबा को 450 स्क्वायर फीट की ज़मीन अलॉट की गई थी। चूँकि ये देवास के प्रसिद्ध माताजी की टेकरी के मंदिर के पास में बाबा का आश्रम था, जब बाबा को यहाँ से हटाया गया तो बाबा द्वारा विरोध किया गया और प्रशासन ने दबाव में आकर बालगढ़ के पास में 450 स्क्वायर फीट की ज़मीन अलॉट की थी पट्टे पर। लेकिन बाबा ने अपने इस आश्रम का दायरा लगातार बढ़ाया और उसके बाद एक और आश्रम जामगोद की पहाड़ियाँ जो है जहाँ पर कि खदान का कार्य किया जाता है, वहाँ पर लॉकडाउन के पहले बाबा वहाँ पहुँच चुके थे और अपना एक अस्थायी आश्रम शुरू कर दिया था जहाँ पर कि जो उनके संगी साथी हैं चेले चपाटे वो पहुँचते थे। इसके अलावा जो विक्षिप्त महिलाएं हैं वो भी वहीं पर रहती थी, और जिस महिला को रेस्क्यू किया गया है और जो महिला गर्भवती हुई थी जिसने बच्चे को जन्म दिया है, वो महिला भी जामगोद स्थित आश्रम पर थी। तो फिलहाल ये कार्रवाइयाँ की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि जिस रोड पर बाबा का ये आश्रम है, ये कहा जाए कि इंदौर भोपाल मुख्य मार्ग पर ये आश्रम स्थित है। इसके अलावा जो काउंसलिंग करने पहुँचे थे वहाँ पर उनके द्वारा भी ये कहा गया कि इस तरीके से महिलाओं का रखा जाना किसी आश्रम में जहाँ पर कि केयर टेकर के तौर पर बाबा और बाबा के जो संगी साथी है वही जो पुरुष हैं वही रहा करते थे, और इसके बावजूद भी वहाँ पर पूर्व में भी ना महिला बाल विकास की तरफ से कोई ध्यान दिया गया, ना आंगनवाड़ी की तरफ से ध्यान दिया गया। इस तरीके की चीज़ें भी निकल कर सामने अब देखना होगा कि इसमें गलतियां कहाँ और किस किस स्तर पे हुई है। जबकि इस पूरे मामले की शिकायत, अवैध कब्जे की शिकायत देवास के एक भाजपा नेता द्वारा की गई थी, लेकिन उनकी इस शिकायत पर भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। अब चूँकि ये मामला पूरा खुल चुका है तो अब कार्रवाइयाँ की जा रही है, लेकिन इस कार्रवाई के बाद भी कई सवाल खड़े होते हैं जो बताते हैं कि प्रशासन की तरफ से या जिस तरीके से या तो कोई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होगा जिसकी वजह से बाबा इतने दिनों तक अपने आश्रम का संचालन कर रहा था और वहाँ पर अनैतिक और गलत काम किए जा रहे थे। चलिए इस पर ज़रा पॉलिटिकल रिएक्शन भी ले लेते हैं। सबसे पहले पंकज जी मैं आप ही के पास आऊँगा, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, ये मामला यूँ था कि एक महिला को कुछ दिन पहले लगभग 6 नवंबर को एक गर्भवती महिला को अस्पताल में कोई अज्ञात व्यक्ति छोड़ जाता है। वो एक सुरक्षित बच्ची को जन्म देती है, फिर उसके बाद उसकी काउंसलिंग होती है, तब जाकर पता चलता है कि वो कहाँ से आई थी, क्या मामला था, कैसे उसके बाकी और साथी कहाँ है, ये तमाम तरह की बात हुई।
आज जब हमारे संवाददाता पहुंचे, एक कछुआ मिला वहां से, हिरण का सींग भी मिला और कुछ शिलाजीत तरह की कुछ दवाइयां भी वहां से मिली हैं। वो विजुअल भी आप कहेंगे तो मैं चला दूंगा। सवाल ये कि इस पूरे खेल में एक अवैध कब्जा भी है सरकारी ज़मीन पर, कैसे बन गया, किसने सहयोग किया, बिना किसी राजनीतिक संरक्षण के कोई इतना बड़ा पूरा जंजाल कैसे जमा लेता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो मदद कर रहा था। और मैं सवाल उस चीज़ पर भी उठाऊंगा कि उस इलाके की थाने की पुलिस क्या कर रही थी। पंकज जी। देखिए विजय जी, सबसे पहले तो पूरी घटना वास्तव में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन आपकी रिपोर्ट में जैसे हमारे संवाददाता मित्र दीपक जिक्र कर रहे थे कि महिला बाल विकास और सामाजिक विकास विभाग कहाँ थे, तो वो अवैध आश्रम था, कोई सरकारी अनुदान से संचालित आश्रम नहीं था। और वहाँ पर बहुत स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया वो जो भी बाबा है उसने अपराध की मंशा से दूषित मानसिकता के साथ इस प्रकार की चीज़ें करी। डीएनए रिपोर्ट से बहुत स्पष्ट होगा कि उस बाबा की भ्रष्टाचारी बाबा की संलिप्तता क्या है वो सामने आएगी। और अस्पताल से लेकर अब तक की जो प्रक्रिया है उसमें सरकार से जुड़ी जो भी संस्थाएं, मुझे लगता है कि उन्होंने विधिवत रूप से अपने दायित्व के निर्वहन करने का प्रयास किया। प्रॉपर डिलीवरी, प्रॉपर काउंसलिंग के बाद बाबा के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध होना, और सबसे इंपॉर्टेंट है जो कानूनी तौर पर विजय जी मैं जानता हूँ कि धारा 164 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने उन सभी युवतियों के बयान रजिस्टर्ड करा दिए गए हैं। प्रॉपर काउंसलिंग है, गौरवी वन स्टॉप सेंटर सरकार की योजना है। और जो दूसरा पक्ष है इस बात का, उसमें निश्चित तौर पर जांच इस बात की जरूर की जानी चाहिए जो कांग्रेस पार्टी ने करी मंच पर, कि जांच होना चाहिए कि कैसे बाबा का आश्रम अवैध रूप से इतना बढ़ा, और पुलिस के प्रशासन के जो अधिकारी थे उनके खिलाफ जांच के बाद जो उचित कार्रवाई वो सरकार अवश्य करेगी। क्योंकि मुख्यमंत्री जी की मंशा बहुत स्पष्ट है कि ना तो लापरवाही बर्दाश्त की जाएगी, ना भ्रष्टाचार बर्दाश्त किया जाएगा, ना गुंडागर्दी बर्दाश्त की जाएगी, ना इस प्रकार के अवैध कृत्य किए जाएंगे। और विशेषकर बाबागिरी की आड़ में यदि आप इस प्रकार के घिनौने कृत्यों में संलग्न होते हैं, आपके पास हिरण के सींग और कछुए तमाम प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री मिलती है, तो मुझे लगता है कि इस सब पर कड़ी कार्रवाई होगी। और सरकार ने जिस प्रकार की कार्रवाई अब तक करी है विजय जी, वो स्पष्ट है कि सरकार किसी को बख्शेगी नहीं। जो बहन बेटियों के साथ अपराध करेगा उसको तो कतई नहीं। चलिए, आपकी बात से मुझे लगता है कि अब ज़रूर न्याय की उम्मीद है, क्योंकि इसके बाद मैं समझता हूँ कि शासन प्रशासन भी क्रिस्टल क्लियर काम करेगा वहाँ। देवाशीष जी, कंप्यूटर बाबा पर जिस तरह से कार्रवाई हुई, तमाम उनके घर बार दरबार सब तोड़ दिए गए क्योंकि अवैध थे और ये पहले से पता था। लेकिन विपक्ष भी तो है वहाँ विपक्ष भी तो चुनाव लड़ रहा था उस समय, तो आपके भी नेता थे वहाँ। किसी ने कोई जानकारी देना मुनासिब नहीं समझा। कांग्रेस अगर अपने आप को विपक्ष में मानती है तो मजबूत विपक्ष की भूमिका कहाँ निभाती है किसी ऐसे व्यक्ति ने? क्योंकि इसमें सबसे पहले अगर जांच की किसी ने मांग की थी तो एक जुगनू, जो मैं दीपक अगर नाम भूल रहा हूँ तो ज़रा उनका नाम बता दीजिएगा उस नेता का जिन्होंने पहली शिकायत करवाई थी बीजेपी के नेता ने। जी, जुगनू गोस्वामी है, भाजपा के नेता हैं यहाँ पर देवास में। मैं ये कह रहा हूँ आपसे देवाशीष जी कि इस तरह के मामले जब आ जाते हैं विपक्ष कहाँ होता है? आपके लोग क्या करते हैं? आपका भी तो एक बड़ा संगठन है, इन्हें पता नहीं चलता क्या? देखिए विजय जी, पहली बात तो जिस मुद्दे पर जिस पे बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता इस पे किसी भी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, सत्ता दल हो या विपक्ष हो, वो किसी भी तरीके से कार्रवाई के ऊपर कोई राजनीति करना चाहेगा। हम सब लोग चाहते हैं कि इस तरह का गंभीर मसला है और जिस तरह के तथ्य सामने आए हैं उसमें ये लगता है कि इस ऐसे मामलों में कठोर से कठोर कार्रवाई करी जानी चाहिए। दुख इस बात का है कि यह बताया जा रहा है कि यह जो प्रकरण है, ये बाबा का आश्रम है, वो 10 वर्षों से संचालित है। कांग्रेस की सरकार महज 15 महीने की सरकार रही और 10 वर्षों से, पिछले 15 वर्षों से और अब ये 8 महीने वो मिला लीजिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहता है। जब उनका खुद का ही नेता शिकायत कर रहा है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करी? अब आप पुरानी 10 साल की बात करेंगे, 15 महीने में आपने कितने अवैध अतिक्रमण तोड़ दिए जी। और मैं देवाशीष जी इसकी ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखा देता हूँ और साथ में बता भी देता हूँ, क्योंकि मेरे संवाददाता देवाशीष जी सुनिए ना, आप अगर कह रहे हैं कि मैं राजनीति नहीं करना चाहता और फिर राजनीति की बात करेंगे तो मजा नहीं आएगा। मैं देवाशीष जी सुनिए ना, आपको मैं सुन रहा था, थोड़ा सा और सुन लीजिए, फिर आपको पूरी तल्लीनता से सुनूंगा। जिस रास्ते पर यह आश्रम बना हुआ था ना सर, वो है देवास से भोपाल जाने का रास्ता, ठीक है सर, और वहां से तमाम IAS, IPS, कलेक्टर, SP, मंत्री, संतरी सब उधर से निकलते हैं।
उस पहाड़ी से। और आपने भी देखा होगा वो रास्ता कैसा होगा कि कभी आपका इंदौर भोपाल आना जाना हुआ हो तो आप समझ गए होंगे मैं किस इलाके की बात कर रहा हूँ। किसी की नज़र नहीं पड़ी क्या? ये 10 साल में तो नहीं पड़ी, 15 महीने आपकी भी सरकार थी। अगर राजनीति नहीं करना है तो फिर दूसरा जवाब दीजिएगा, और अगर करना है तो मेरे इस सवाल का जवाब दीजिएगा। विजय जी, हम लोगों ने पिछले कई गत वर्षों में इस तरह के आश्रमों की कई कहानियां हमने देखी हैं, चाहे वो आशाराम बापू हों, चाहे वो और भी कोई बाबा हों। एक और मुझे कबीर पंथी की बात आती है, उसके लिए तो आर्मी भेजनी पड़ी थी, एक बाबा के लिए तो आर्मी भेजनी पड़ी थी तब आश्रम खाली करने के लिए। रामपाल। तो इस तरह के बाबाओं के इस तरह के कारनामों का इतिहास भारत में रहा है। रामपाल बाबा जी, हाँ रामपाल बाबा जी, तो इस तरह के बाबाओं का इतिहास रहा है। इसमें मुख्य बात यह है कि इस तरह के बाबा कहीं ना कहीं किसी भी राजनीतिक दल से इनकी साठगांठ रहती है। राजनीति, भारतीय राजनीति में धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थान है। बड़ा दुख है कि होना नहीं चाहिए लेकिन है नहीं। लेकिन तो ये राजनीति कौन करता है? जब भी कोई भी मामला सामने आता है, जब तक वो पूरी तरीके से उजागर नहीं हो जाता, ये इसमें तो सब, इसमें देखिए इसमें तो सब है। मैं ये नहीं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी हमारा दल नहीं है या कोई और दल नहीं है, सब कहीं ना कहीं सबकी मिली होती है। और मैं इसको बिल्कुल राजनीतिक रूप से बात नहीं कह रहा हूँ, एक नागरिक के रूप में ये बात कह रहा हूँ कि इस तरह के मामले निरंतर हमारे सामने आ रहे हैं, निरंतर हमारे सामने आ रहे हैं मामले। और उसके बाद भी क्या कहते हैं, जब मामला खुलता है तब उस पर 4 दिन चर्चा होती है और उसके बाद सब आंखें बंद कर देते हैं। इसके मामले में इन मामलों, इन आश्रमों के बारे में एक गहन चर्चा होनी चाहिए, गहन कानून बनना चाहिए। और किसी भी आश्रम में, क्या एक आश्रम, क्या कोई भी आश्रम अवैध सरकारी जमीन पर नहीं कब्जा होना चाहिए। धर्म और राजनीति का जो इस तरह का गठजोड़ जो बनता है, बाबाओं का और राजनीति का जो गठजोड़ बनता है, इसको देश को अस्वीकार करना चाहिए और सरकारों उस पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और शिवराज चौहान सामने आए, कैसे एक्शन हो सकता है, कैसे काम होगा, जरा पंकज जी से जानने की कोशिश करूंगा। पंकज जी, एक सवाल ये है कि जब इस तरह के अनैतिक काम होते हैं तो किसी को पता नहीं होता कि कहाँ क्या चल रहा है, पर कम से कम मैं समझता हूँ कि स्थानीय थाने को ज़रूर कोई ना कोई सूचना रहती है, स्थानीय थाने को ज़रूर कोई ना कोई पतासाजी रहती है। अब सवाल ये कि अवैध कब्ज़ा जब कर लिया जाता है तो अवैध कब्ज़े की भी जानकारी होती है। दूसरी बात ये कि मैं एक नई बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि हम किसी धर्म के खिलाफ़ नहीं हैं, किसी धर्म के खिलाफ की कोई बात नहीं कर रहे, और जिस बाबा ने या जिस आश्रम में इस तरह की हरकत नहीं होती उन साधुओं का भी अपमान नहीं कर रहे। सवाल ये कि क्या एक महीने में एक इंस्पेक्शन नहीं हो सकता, क्या एक राउंड नहीं हो सकता संबंधित थाने विभाग का कि भाई आपके आश्रम में आएंगे, देखेंगे, एक थोड़ी बहुत जानकारी आपसे लेकर, एक सामूहिक जानकारी, आपके लोग यहाँ कितने रहते हैं, महिलाएँ कितनी, पुरुष कितने हैं, क्या काम हो रहा है, एक विजिट तो हो सकती है। मैं समझता हूँ कि इस विजिट में किसी भी संत को, साधु को या बाबा को कोई परेशानी नहीं हो सकती। देखिए विजय जी, आपने जो सवाल किया उसका उत्तर आपने स्वयं पहले दिया कि सारे संत, साधु और बाबा ऐसे नहीं हैं, पर 2-5% ऐसे लोगों ने जिन्होंने संतत्व के नाम पर, साधुत्व के नाम पर दुष्कर्म के कृत्य किए, उनके चलते पूरा संत समाज हैरान और परेशान है। और व्यापक रूप से संत समाज ने इन सब तत्वों की आलोचना करी और कड़ी कानूनी कार्रवाई की बात करी, और इसमें मध्य प्रदेश में हुआ। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी ऐसे पहले मुख्यमंत्री देश के जिन्होंने दुष्कर्म के खिलाफ फांसी के कानून की बात करी, फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करी। अरे मुख्यमंत्री जी इस विषय में बहुत गंभीर है। वो हमेशा कहते हैं कि यदि भांजियों के साथ यदि किसी प्रकार का अपराध होता है तो मामा शिवराज जी की पहली प्राथमिकता उससे संघर्ष करना है। लेकिन मैं आपकी बात से विजय जी पूर्णतः सहमत हूँ कि अब जिस प्रकार से ये स्थितियां दिनों दिन बढ़ती चली जा रही हैं, तो निश्चित तौर पर कोई प्रक्रिया निर्धारित की जानी चाहिए जहां इस प्रकार की घटनाओं के होने की संभावना क्षीण हो। और मैंने अपने पहले हाफ में जो कहा उससे फिर कहता हूं कि पुलिस और प्रशासन के जिन अधिकारियों की प्रथम दृष्टया लापरवाही नजर आएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि ये लापरवाही है और निश्चित तौर पर गंभीर लापरवाही है, तो उनके खिलाफ जरूर जांच की जाएगी और कानूनी उचित वैधानिक और प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जांच के बाद, क्योंकि विजय जी प्रशासकीय अधिकारी कर्मचारियों के लिए जांच की कार्रवाई करने की एक विधिवत प्रक्रिया है, क्योंकि यदि सरकार उस प्रक्रिया का उल्लंघन करती है तो उनके पास न्यायालय में जाने के रास्ते, विकल्प शेष होते हैं। तो इसलिए ये प्रयास किया जाता है कि विधिवत जांच करने के बाद, सारे सत्य और तथ्य एकत्रित करने के बाद जो उस लापरवाही का दोषी हो, चाहे वो थाना प्रभारी हो या उस क्षेत्र के एसडीएम हो या तहसीलदार हो, जिनकी भी जिम्मेदारी बनती है अवैध अतिक्रमण को लेकर, उन पर जरूर कार्रवाई की जाएगी। और मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट किया है पिछली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जब उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा करी कि अपराध
और लापरवाही और भ्रष्टाचार किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। और यदि बहन बेटियों के साथ यदि अपराध है तो एक पल को भी बर्दाश्त नहीं होगा। इसीलिए बाबा के खिलाफ 376 की धारा में प्रकरण पंजीबद्ध करके आज की तारीख में वो सह अपराधी हैं। और डीएनए रिपोर्ट के बाद जिस प्रकार की पुष्टि होगी तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 164 में जो पीड़िता है उनके बयान पंजीबद्ध कर लिए गए, उनको सुरक्षा प्रदान की जा रही है, उनको बाकी सहायता मुहैया कराई जा रही है, उनका उपचार कराया जा रहा है, प्रॉपर काउंसलिंग कराई जा रही है। तो सरकार अपने स्तर पर कोई कसर नहीं छोड़ेगी, लेकिन हम निश्चित तौर पर कोई प्रक्रिया निर्धारित करने का प्रयास करेंगे ताकि ऐसी घटनाओं पर भविष्य में रोक लग सके और ऐसे फर्जी बाबाओं की दुकान बंद हो सके। जी देवाशीष जी, क्या आपको लगता है कि एक नई बहस की ज़रूरत है, इस पर एक नए तरीके से सोचने की ज़रूरत है? क्योंकि महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़े हैं उनको हम देख ही रहे हैं, और सवाल ये कि अब मानसिक अविक्षिप्त महिलाएं, और उनको कहीं ना कहीं परिवार के लोग ही वहाँ छोड़ कर गए, कोई वो तो किसी को लेने नहीं गए। सवाल ये कि समाज में अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त है और महिला है तो कम से कम कहीं आप और दूसरी जगह कोई और दूसरे सेंटर में आप भेज सकते हैं। ऐसे बाबाओं के यहाँ छोड़कर जा रहे हैं आप, कहीं ना कहीं समाज में भी दशा और दिशा क्या तय हो रही है आगे महिलाओं के लिए? विजय जी देखिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, और इसके पीछे एक बड़ा पृष्ठभूमि है। भारत में सामाजिक सुरक्षा का जो अभाव है, और जो सामाजिक सुरक्षा का जो अभाव है वही इस तरीके से मजबूर करता है पेरेंट्स को भी, परिवार को भी, कि वह सरकार के पास और सरकारी संस्थानों के बजाय इन बाबाओं का मुंह ताके। देखिए, मैं फिर बोल रहा हूँ कि इसमें एक बड़ी लाइन खींचने की ज़रूरत है। मैं पंकज जी की बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा था और उनकी ज़्यादातर बातों से मैं सहमत भी हूँ, लेकिन ये जो बातें वो कही है उन्होंने ज़्यादातर, वह जब बीमारी सामने आ जाए उसके बाद का उन्होंने इलाज बताया कि अब बीमारी सामने आ गई, अब डॉक्टर ये दवाई दे रहा है। लेकिन हम लोगों जब निरंतर हमने देखा कि राम रहीम का केस हुआ, रामपाल बाबा केस हुआ, आसाराम का केस हुआ, तमाम हमारे पास बड़े बड़े मुद्दे जिसने देश को, पूरे देश के मीडिया को, पूरे देश को हिलाकर रख दिया। उसके बाद हमारी आवश्यकता है, क्योंकि आप देखिए ग्राउंड लेवल पे आप जाइए, किसी भी आप जिले में चले जाइए, छोटे कस्बे में चले जाइए, आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई आश्रम दिखेगा। और ये जो आश्रम होते हैं वो आश्रम लोकल पॉपुलेशन से, लोकल जनता से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। वह उनके हज़ारों की तादाद में अनुयायी होते हैं। ऐसे में वहाँ का कोई भी लोकल नेता या लोकल प्रशासन, अगर वहाँ कोई अनैतिक कार्य हो भी रहा है तो उनकी ये हिम्मत नहीं हो सकती कि उस पर वो हाथ डालने का प्रयास भी करे, क्योंकि उनके साथ मास सपोर्ट रहता है। इसलिए हमको ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि बहुत ही चुनिंदा 2-4% ऐसे लोग हैं, बाबा हैं, जो इस तरह के अनैतिक कार्यक्रमों में हैं। बाकी पूरे संत समाज नहीं है, कोई धर्म नहीं है इसमें। लेकिन जहाँ पर भी हमें सुरक्षा के रूप में हमें कोई व्यवस्था बनानी पड़ेगी, और चूंकि यह लोग लोकल लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे बहुत मजबूत होते हैं, इसलिए सरकार को एक बड़ा स्टेप उठाना पड़ेगा। सरकार को दृढ़ इच्छा शक्ति दिखानी पड़ेगी, तब इस तरह के मामलों को हम होने से पहले रोक सकते हैं। स्थानीय प्रशासन को भी ध्यान देने की जरूरत है कि आपके यहाँ कौन सा आश्रम खुल रहा है, किसकी जमीन है, अवैध कब्जा तो नहीं है, वहाँ क्या हो रहा है। और कम से कम स्थानीय पुलिस को तो विजिट करना ही था, क्योंकि अब जब मामला सामने आ गया तो आप तरह तरह की बात कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ जो हुआ शायद उससे हम उसके दर्द को, उस दुख को नहीं समझ सकते। लेकिन आगे ऐसा ना हो, इसके लिए भी ज़रूरी कदम उठाने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका, देवाशीष जी आपका भी, और हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ रहे। दीपक आपका भी नमस्कार।